लेकिन आज भी चांडिल डैम की समस्या जस की तस बनी हुई है। आज लोकतांत्रिक देश में जहां देश के प्रधानमंत्री नई संसद का उद्घाटन करते हैं और दुनिया को संदेश देते हैं कि हम लोग मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, यानी लोकतंत्र की मां, यानी दुनिया में अगर कहीं सबसे खूबसूरत लोकतंत्र है तो भारत में है। ऐसा देश के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में जाके संदेश देते हैं। हाल ही फिलहाल अमेरिका में बैठकर भी इस बात की घोषणा करते हैं कि हम लोग मदर ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र यानी जहां लोगों की सुनी जाए, एक आम व्यक्ति की जहां सुनी जाए, एक आम व्यक्ति के अधिकारों की जहां रक्षा की जाए, उसे लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन आज 40 वर्ष चांडिल डैम का इतिहास, 40 वर्षों से लगातार यहाँ के शोषित पीड़ित वंचित लोग अपने अधिकार को पाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं और आज वो आंदोलन बदसूरत जारी है। ऐसे में आज लोकतंत्र पर भी सवाल खड़ा होता है और आज जो लोकतंत्र के रहनुमा बनकर बैठे हैं उन पर भी सवाल खड़ा होता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना होगा? क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें? यदि इस देश में लोकतंत्र होकर भी लोकतंत्र नहीं है तो फिर हमें जिस प्रकार अंग्रेजों के साम्राज्य के बाद को उखाड़ने के लिए हाथों में हथियार लेकर आंदोलन के लिए विवश होना पड़ा था, आज तमाम सरकारी पदाधिकारियों को अंग्रेज मानकर आंदोलन करना होगा। जितने भी सरकारी पदाधिकारी हैं, सरकार के लोग हैं, उन्हें हम अंग्रेज मानेंगे और उनके खिलाफ जिस प्रकार आंदोलन हुआ था उसी तर्ज पर हमें आंदोलन करना होगा। क्योंकि आज एक बात हमेशा याद रखिए, टाटा रहे, अंबानी रहे, अडानी, सबने देखा, सबने जाना, ये बिजनेस कुछ क्षण के लिए हो सकता है, नौकरी कुछ क्षण के लिए हो सकती है, ये जमीन अस्थायी है। आप और हम बिल गेट्स का नाम सुनते थे कि दुनिया का सबसे धनी आदमी है, आज नंबर 1 में है क्या? शायद नहीं है। चाहे नहीं है ना, अपना माइक्रोसॉफ्ट का बहुत सारा बड़ा शेयर वो बेच चुका है। बिल गेट्स के बारे में हम लोग सुनते थे कि वो दुनिया का सबसे धनी आदमी है, लेकिन आज नहीं है, क्योंकि वो अपना जो माइक्रोसॉफ्ट है, सुनने में आया उसका कुछ हिस्सा या फिर किसी प्रकार का शेयर वो बेच चुका है। आज उसके पास 3 लाख एकड़ का जमीन है। आज उसके पास 3 लाख एकड़ का जमीन है। 3 लाख एकड़ यानी लगभग चांडिल डैम के बराबर। आपका ये 4 लाख में है ना, 4 लाख एकड़, यानी सारी लड़ाई जमीन के लिए। आप जो हम सोचते हैं 40 साल की नौकरी पाकर फूले नहीं समाते हैं, वो 40 साल के लिए असली जड़ है जमीन को लेकर। दुनिया का सबसे बड़ा धनी आदमी आज अपने माइक्रोसॉफ्ट को हटाकर जमीन खरीदा। इसलिए आज इस जमीन बचाने की लड़ाई में जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने, चाहे अंग्रेजों से सामना करना हो या अलग झारखंड राज्य का गठन करना हो, अपने प्राणों की आहुति देकर अलग झारखंड भी लिया है और भारत को स्वतंत्र भी कराया है। हमें अपनी माटी को बचाने के लिए आगे आना। बिल्कुल अभी पूर्व के वक्ता भाईगण कह रहे थे कि आज विस्थापितों का ये हाल है तो हम घुसपैठिए के समान। इसलिए सबसे पहले सरकार को, विभाग को यह भी तय करना होगा कि विस्थापित परिवार के किसी सदस्य का यदि जाति आय आवास से प्रमाण पत्र बनता है तो उसके लिए खतियान नहीं, विकास पुस्तिका कोई आधार माना जाए। क्योंकि हमारे पास तो खतियान है नहीं। हमको जो 12.5 डिसमिल का जमीन मिला है उसमें डीड मिलेगा, खतियान वहां भी नहीं मिलेगा। तो यदि किसी सरकारी नौकरी में या फिर किसी सरकारी योजना का हमको लाभ लेना है जहां हमसे जाति आवास आय या फिर कोई प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, हम कैसे बने? हमारे पास तो खतियान है नहीं। तो इसलिए इस बात को भी नियम बनाना चाहिए कि जो विस्थापित परिवार है, विकास पुस्तिका के आधार पर ही उनका जाति आवास की प्रमाण पत्र बनना चाहिए। दूसरी बात, चांडिल डैम के लिए जमीन अधिग्रहण का 1980 में किया गया है या 78 में या 82 में। यदि मुआवजा 2023 में दिया जाएगा तो अकॉर्डिंग 2023 के अनुसार मिलना चाहिए। 2023 में अगर मुआवजा मिलेगा तो 2023 के अनुसार मिलना चाहिए। क्योंकि यदि 1980 का मामला है, अगर आप 1980 में हमें पूंजी देते तो उस पूंजी से हम पूंजी बना चुके होते।
इसलिए अगर आप 23 में मुआवजा देंगे तो 23 के अनुसार मुआवजा मिलना चाहिए, इस बात को बताना है। और ऐसा हो चुका है, ऐसा इसी भारत देश में हो चुका है। इसलिए चूंकि झारखंड के लोग कमजोर माने जाते हैं, झारखंड के लोग सरकारी तंत्रों के सामने कमजोर माने जाते हैं, इसीलिए हमारे लिए अलग नियम है। बाकी इसी देश में मुआवजा के विषय में जिस समय मुआवजा दिया गया था उस समय की राशि का निर्धारण किया गया, इसलिए आज इस बात को ध्यान में रखना होगा। और एक बात स्पष्ट कहेंगे, जब 116 गांव की लड़ाई है, सबसे पहले आज वर्षों से धरना के माध्यम से हो, अनशन के माध्यम से हो, भूख हड़ताल के माध्यम से हो, या फिर किसी अन्य माध्यम से हो, लगातार विस्थापितों ने आंदोलन किया है। लेकिन यदि ये हुक्मरान जो पूरी तरह से चंद मुट्ठी भर अमीरों के कब्जों में है, अगर ये नहीं सुनती है, यदि हमारी आवाज इनके कानों तक नहीं पहुंचती है, तो भगत सिंह के तर्ज पर उनके कानों के ठीक सामने धमाका करना। आज चर्चा कर रहे थे कि इस बार जल का स्तर 185 तक जाएगा, कई गांव डूब जाएंगे। जाहिर सी बात है, उस गांव के लोगों का जीवन प्रभावित होगा, कुछ लोग हो सके तो उनकी जान और माल की क्षति भी हो सकती है। तो हम तो ऐसे जान जा रहे, हमारी जाने तो ऐसे जा रही है, जल का स्तर बढ़ने से, विस्थापित हो जाने से, बेरोजगार हो जाने से, रोजी रोजगार नहीं मिलने से हमारी जान तो ऐसे ही जा रही है। यदि 116 गांव से 116 लड़ाकू अगर सर पे कफन बांधकर सामने आए तो हमको लगता है एक दिन में इंसाफ मिलेगा, एक दिन में इंसाफ मिलेगा। क्योंकि हम लोग जान का डर करते हैं और ये लोग जानते हैं, जो बड़े अधिकारी पदाधिकारी हैं, ये लोग डरे सहमे लोग हैं, इन्हें जितना डरा के रखेंगे उतना काम आसानी से। कल्पना करके देखिए, 116 गांव से अगर 116 माँ के बेटे या बेटियां सर पे कफन बांधकर यह कहते हुए निकल जाए कि जब तक विस्थापितों की लड़ाई को मुकाम नहीं मिलेगा हम लोग घर वापसी नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी परिणाम होगा, तो सोच सकते हैं कितना हड़कंप मचेगा। एक बात हमेशा याद रखिए, ये जानते हैं कि कानूनी दांव पेच इनके हाथों में है, इनकी जेब में है, इनकी झोली में है, इसीलिए टस से मस नहीं करते हैं। ये पंखे का हवा में एसी कमरे में बैठकर नीति नियम की बात करते हैं, क्योंकि जानते हैं ये लोग कानूनी प्रक्रिया से आएंगे। जिस दिन इन्हें आभास दिलाइएगा कि हम तीर धनुष तलवार लेकर आएंगे, मौत के नाम से सबको डर लगता है। और ऐसे भी जितना पदाधिकारी है सबको आलीशान जिंदगी जीना है, मौत से तो बाप भी डरता है। ये लोग कौन है? डराना होगा। अब तक हमें डराया गया है, इन्हें अब डराना होगा, क्योंकि इन्हें आज तक आभास ही नहीं हुआ है। हम लोग आंदोलन करने आते हैं, 353